दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 45। एक अनजान शख्स, समिति का रोना। आप बहुत बुरे हो आदित्य जी, आदित्य को गया। केशव ने अपने हाथ पैर की पॉकेट में डालते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसे कुछ टाइम के लिए ही रखने वाले हो? मुझे नहीं लगता, आदित्य ने हंसते हुए कहा। वाह, तुम मुझे बेहतर तरीके से जानते हो। अगर यह पता है तो ये भी पता होगा कि मैं आगे करने क्या वाला हूँ। केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। उससे पहले उनसे परमिशन ले लेना, वरना तुम्हारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आदित्य ने ग्लास वॉल के बाहर देखते हुए कहा। आदित्य नारायण को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, और उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे कोई सामान की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आदित्य नारायण असल में चीज क्या है। केशव बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। वो दोनों उन दोनों को देख रहे थे जो किसी बचपन की बिछड़ी हुई बहनों की तरह आपस में बातें करने लगी थी। केशव ने वॉच में टाइम देखा। पंछी और ईशानी लगभग आधे घंटे से बातें करने में लगी हुई थी। ये देखकर केशव की आंखें छोटी हो गई। केशव उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट सुन उन दोनों ने उसे देखा। ईशानी ने तुरंत आगे बढ़ के केशव की बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा, हब्बी, हम कहीं बाहर नहीं नहीं म्यूजियम में चले। मुझे एंटीक चीजें देखनी है और समिति को भी देखनी है। उसने आज तक कभी एंटीक चीजें नहीं देखी। आदित्य ने समिति को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान पास की तो आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए केशव को देखकर कहा, ठीक है तो अभी चलते हैं। वैसे भी मेरे पास कल टाइम नहीं होगा, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है। केशव ने कुछ नहीं कहा। वो बिल पे करके रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। उसी के पीछे पीछे सभी लोग, आदित्य और समिति अपनी कार में। अब आगे ईशानी और केशव अपनी कार में। केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए अपने बगल में बैठी ईशानी को लेकर पूछा, तो तुम उसे कैसे जानते हो? ईशानी ने उसे देखा और चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता? केशव ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। अब बताओ कि तुम उसे कैसे जानती हो? उसने दोबारा अपना सवाल किया। ईशानी ने धीरे से नामे सिर हिलाते हुए कहा, वैसे मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं उसे जानती हूँ। शायद स्कूल में रही होगी, लेकिन अब तो काफी बड़े हो गए हैं हम लोग, इसलिए याद नहीं है। उसने मासूम सा फेस बनाया। केशव ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में वो लोग म्यूजियम में पहुंच गए, लेकिन म्यूजियम बंद था। ये देख ईशानी और समिति का चेहरा लटक गया। ईशानी ने केशव के शर्ट की स्लीव्स को खींचते हुए धीरे से कहा, अब क्या करेंगे, यह म्यूजियम तो बंद है। उसकी आवाज में उदासी सब दिखाई दे रही थी। केशव ने ठंडी नजरों से म्यूजियम के दरवाजे को देखा और तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाया। लगभग 5 मिनट बाद एक गार्ड भागते हुए आया। उसने केशव को देखकर सर झुकाया और बिना कुछ कहे म्यूजियम का डोर ओपन कर दिया। ये देख समिति ईशानी की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो दोनों उन दोनों को छोड़ अकेले ही म्यूजियम के अंदर हो गई। ये देख केशव और आदित्य अपना मुंह देखते हैं और फिर एक दूसरे को। वो भी म्यूजियम के अंदर इंटर हो गए। समिति और ईशानी हैरान होकर म्यूजियम को देख रही थी। म्यूजियम में काफी महंगी और एंटीक चीज रखी हुई थी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी, स्पेशली समिति ने। समिति आदित्य के साथ म्यूजियम में घूम रही थी। वही सामने ही एक एंटीक बॉक्स के अंदर एक गुलाब का फूल रखा हुआ था, जो कि हूबहू वैसा ही था। ऐसा लगा था कि अभी अभी उसे तोड़ के म्यूजियम में रखा हो। समिति ने हैरान होते हुए कहा, ये गुलाब का फूल किसने लगा दिया यहाँ पर? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसे गुलाब को देखते हुए कहा, ये गुलाब आज नहीं लगाया, आज से 120 साल पहले किसी ने उस गुलाब को यहाँ पर रखा था। ये सुनकर समिति शॉक्ड होते हुए गुलाब को देखने लगी और मना करते हुए बोली, नो नो, इट इज इम्पॉसिबल है। ये गुलाब तो ऐसा लगा कि अभी अभी तोड़ा गया हो। आप कह रहे हो कि 120 साल पुराना? ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, यह वही है। 120 साल पहले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब का फूल तोड़ा था, लेकिन रास्ते में वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी याद में इस गुलाब को इस तरह से एक बॉक्स के अंदर बंद किया कि यह बॉक्स गुलाब को मुरझाने ही नहीं देता। गुलाब इस बॉक्स के अंदर जब तक है तब तक मुरझा नहीं सकता। समिति हैरान होकर उसे बॉक्स को, उसे गुलाब को देखने लगी। अचानक से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, सच में वो लड़की कितनी प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, उसने इतना यूनिक गुलाब बना दिया। उसका मन एक बार उसको गुलाब को छूने को कर रहा था, लेकिन वह भी जानती थी कि ऐसी चीजों को छूना मना था। आदित्य ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। समिति आदित्य की तरफ पलटी, लेकिन आदित्य को ना पाकर वो एकदम से घबरा गई। वो इधर उधर भागते हुए आदित्य को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्ला थी, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज केशव और ईशानी को सुनाई नहीं दे रही थी। म्यूजियम काफी बड़ा था। समिति की आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। वो एक अनजान जगह में फंस चुकी थी। वो लगता है भागती जा रही थी। वो पूरे म्यूजिक में आदित्य का तलाश करी थी, लेकिन आदित्य उसे कहीं दिखाई नहीं दिया।
अंत में उसका रोना छूट गया। वहीं जमीन पर अपना घुटनों के बल बैठ अपना सिर अपने घुटनों में छुपाए रोने लगी। कुछ ही देर उसे रोते हुए थे कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने धीरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपना चेहरा ऊपर करके देखा, जहां सामने ही आदित्य खड़ा हुआ था। आदित्य को देखते ही उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। वो एकदम से उठी और उसने कस के आदित्य को गले लगा लिया। उसने काफी टाइटली आदित्य को गले लगाया हुआ था। वहीं उसके इस तरह गले लगाने से आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। वो कुछ समय नहीं पाया था कि अचानक से समिति को क्या हुआ। समिति उसके सीने से लगी रोने लगी। उसे रोते देख आदित्य परेशान हो गया। उसने अपने आप से अलग किया और हैरान होते हुए पूछा, जंगली बिल्ली, ये तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? आदित्य की बात सुनकर समिति की आंखों से आंसू की लड़ी लगने लगी। उसने उसके सीने पर मारते हुए कहा, आप कितने बुरे हैं आदित्य जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप कहाँ चले गए थे? आप जानते हैं हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। वो लगातार सिसकती जा रही थी। वहीं उसकी बात सुन आदित्य एकदम से शांत पड़ गया। उसने धीरे से अपने पीछे किया, हाथ को आगे किया। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था जो कि आदित्य समिति के लिए लेकर आया था। गुलाब के फूल को देखते ही समिति आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरान हो गया, आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने उसकी आंखों पर आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ये गुलाब का फूल पसंद है। मैं ये तो नहीं ला सकता, लेकिन दूसरा ला सकता था, इसलिए वही लेने गया था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे जाने से तुम इतनी परेशान हो जाओगी। अगली बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। समिति अपनी आंखों में आंसू लिए उसे गुलाब के फूल को देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अचानक से उसका रोना बंद हो गया। वो एक टक उस गुलाब के फूल को देखने लगी तो कभी आदित्य को। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो आदित्य उसे गुलाब का फूल दे रहा था, लेकिन क्यों? आदित्य उसे गुलाब का फूल क्यों दे रहा था? वो कंफ्यूज होकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने उसकी तरफ फूल बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए। समिति की दिल की धड़कन और ज्यादा तेज होने लगी। उसका दिल उसके सीने से उछाल के बाहर आने को तैयार था। उसने कपकपाते हाथों से धीरे से वो गुलाब का फूल लिया और एकदम से अपने सीने में छुपा लिया। उसे ऐसा लगा था कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिल गई हो। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने धीरे से आदित्य को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच आदित्य जी। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और पलटकर वहां से चली गई। आदित्य उसे इस तरह जाता हर एकदम शॉक हो गया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी केशव की बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। वो हर चीज के बारे में पूछे जा रही थी। वही केशव कंफ्यूज होकर अपनी बीवी को देख रहा था। वो हर सवाल उससे कर रही थी जैसे कि उसके पास म्यूजियम की सारी जानकारी हो। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ जिसे मुझे इन सब के बारे में जानकारी होगी। लिसन, मैं बस तुम्हें यहाँ घुमाने लाया हूँ, इन सब की जानकारी मुझे नहीं है, ना ही मैं कभी म्यूजियम में आया हूँ। ईशानी ने चौंकते हुए पूछा, क्यों आप म्यूजियम में क्यों नहीं आए? यहाँ देखिए, इतनी एंटीक चीजें हैं, आपने कभी देखी ऐसी चीज नहीं देखी होगी। केशव ने शांत एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने देखी नहीं है, मेरे घर पर है, मुझे एंटी चीजों का शौक है। ईशानी को याद आया कि केशव के पैलेस में न जाने कितनी चीजें थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, वह तो है, लेकिन वह तो आप रोज देखते हैं ना, यहाँ देखिए कुछ नई चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। केशव ने उसे देखा, बस हल्की सी मुस्कुराहट पास की और वहां से आगे बढ़ गया। ये देख ईशानी की आंखें छोटी हो गई। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, यह मेरा पति इतना अजीब क्यों है? ऑक्टोपस जैसे इतने कितने सारे हाथ पैर है जो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है? क्या इसे धीरे चलना नहीं आ रहा? वो तुरंत मुंह बनाते हुए उसके पीछे भागते हुई गई। केशव के नॉर्मल चलने की स्पीड उतनी थी जितना ईशानी के भागने की। ईशानी ने मुंह बनाते हुए एक बार फिर उसकी बांह पकड़ ली। वो उसे घूरने लगी, लेकिन केशव ने उसे नहीं देखा, ये देखो, और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसे केशव का इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ महाजन विला में घनघोर शांति पसली हुई थी। अनामिका हैरान होते हुए अपने सामने बैठे उसे 50 साल के शख्स को देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। उसने दांत पीते हुए अपनी मॉम को देखकर कहा, मॉम, ये क्या क्या लगा रखा है आपने? आप इन्हें कैसे बुला सकती हैं? सुलेखा ने गुस्से में से घूरते हुए कहा, बस करो, तुम कैसे बात कर रही हो? यह मत भूलो कि वह तुम्हारे। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 46, रंग रंग से वाकिफ, म्यूजियम में वाइल्ड किस और ईशानी की सिसकियां और मुझे बाहों में उठाओ। वहीं दूसरी तरफ ईशानी केशव की बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। वो हर चीज के बारे में पूछे जा रही थी। वही केशव कंफ्यूज होकर अपनी बीवी को देख रहा था। वो हर सवाल उससे कर रही थी जैसे कि उसके पास म्यूजियम की सारी जानकारी हो। उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, ना ही यहाँ का केयरटेकर जो मुझे इन सब के बारे में जानकारी होगी। लिसन, मैं बस तुम्हें यहाँ घुमाने लाया हूँ, इन सब की जानकारी मुझे नहीं है, ना ही मैं कभी म्यूजियम में आया हूँ। ईशानी ने चौंकते हुए पूछा, क्यों आप म्यूजियम में क्यों नहीं आए? यहाँ देखिए, इतनी एंटीक चीजें हैं, आपने कभी देखी ऐसी चीज नहीं देखी होगी। केशव ने शांत एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने देखी नहीं है, मेरे घर पर है, मुझे एंटी चीजों का शौक है। ईशानी को याद आया कि केशव के पैलेस में न जाने कितनी चीजें थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी।
उसने मुंह बनाते हुए कहा, वह तो है लेकिन वह तो आप रोज देखते हैं ना, यहाँ देखिए कुछ नई चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। केशव ने उसे देखा, बस हल्की सी मुस्कुराहट पास की और वहां से आगे बढ़ गया। ये देख ईशानी की आंखें छोटी हो गई। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, यह मेरा पति इतना अजीब क्यों है, ऑक्टोपस जैसे इतने कितने सारे हाथ पैर है जो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, क्या इसे धीरे चलना नहीं आ रहा। वो तुरंत मुंह बनाते हुए उसके पीछे भागते हुई गई। केशव के नॉर्मल चलने की स्पीड उतनी थी जितना ईशानी के भागने की। ईशानी ने मुंह बनाते हुए एक बार फिर उसकी बांह पकड़ ली। वो उसे घूरने लगी लेकिन केशव ने उसे नहीं देखा, ये देखो, और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसे केशव का इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे वहीं दूसरी तरफ महाजन विला में घनघोर शांति पसली हुई थी। अनामिका हैरान होते हुए अपने सामने बैठे उसे 50 साल के शख्स को देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। उसने दांत पीते हुए अपनी मॉम को देखकर कहा, मॉम ये क्या क्या लगा रखा है आपने, आप इन्हें कैसे बुला सकती हैं। सुलेखा ने गुस्से में से घूरते हुए कहा, बस करो, तुम कैसे बात कर रही हो, यह मत भूलो कि वह तुम्हारे। वह आगे कुछ कहती उसने अपने ऊपर उस आदमी की ठंडी नजरों को महसूस किया। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, मैं जानती हूं यह मेरे कौन लगते हैं लेकिन मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सुनकर उस आदमी ने ठंडी निगाहों से अनामिका को देखा। अचानक से उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रिश्ते नहीं रखना चाहती, बल्कि मैं ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे बेवकूफ लड़कियों से रिश्ता तो क्या बात भी नहीं करनी। उसके सामने बैठा शख्स सुलेखा का एक हस्बैंड ओम प्रकाश दीवान था, जिसने सालों पहले एक साजिश के तहत सुलेखा को नितिन के पास भेजा था उसकी जायदाद को हड़पने के लिए। उसकी भी एक कहानी थी जो आपको बहुत जल्दी पता चलेगी। ओम प्रकाश ने तिरछी मुस्कान के साथ सुलेखा को देखकर कहा, वाह, क्या बेटी पैदा की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सुलेखा ने गुस्से में उस आदमी को घूमते हुए कहा, वो ऐसी इंसान नहीं है, बस तुमसे काफी टाइम से मिली नहीं है और वैसे भी तुम उसे अपनी बेटी नहीं मानते, इसलिए वो थोड़ी गुस्से में थी इस वक्त। ओम प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा, रिलैक्स, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ, मुझे अभी काम बहुत ज्यादा है। मैं अपने मकसद को कामयाब करने आया हूँ। अगर तुम मेरे और मेरे मकसद के बीच में आए तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रही बात तुम्हारी डील की, वो खत्म हो जाएगी। उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे 50% चाहिए का शेयर चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा देना चाहती हो तो दे सकती हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये कहते हुए एक कमरे की तरफ चला गया। वहीं उसके जाते ही सुलेखा ने गुस्से में अपनी दांत भींच लिए। अगर उसे जरूरत नहीं पड़ती तो वह इस इंसान को कभी नहीं बुलाती। वह इस इंसान की रंग रंग से वाकिफ थी, लेकिन इस वक्त बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। उसे अच्छे से पता था कि अनिका विशाल के झांसी में कभी नहीं आने वाली जाना था। वहीं दूसरी तरफ विनाश इस वक्त समुद्र के बीचों बीच एक याट के ऊपर अंदर हुआ था। वो एक सोफे पर बैठा हुआ ठंडी निगाहों से समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने अपनी गर्दन को झुकाते हुए अपनी गर्दन को हाथ से सहलाते हुए धीरे से कहा, ये समुंदर कितना शांत है, शशिश, काश के कोई मेरे गुस्से को भी इतना शांत कर पाता। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसका फोन रिंग करने लगा, जो कि सामने ही 2 टेबल के ऊपर रखा हुआ था। एक गार्ड ने उसका फोन उठाकर उसके हाथ में थमाया। स्क्रीन पर नाम देख उसके होठों की मुस्कान गहरी हो गई। उसने तुरंत फोन अटेंड करते हुए कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराती हुई आवाज सुनाई थी, बॉस, वो प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये सुनते ही विनाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्सैल निगाहों से पूछा, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। आदमी ने घबराते हुए कहा, सॉरी सर, वो ओम प्रकाश दीवाना यहाँ आ चुका है। पता नहीं, लेकिन आज सुबह ही मुझे पता चला है कि वह इंडिया में है। ये सुनते ही विनाश, क्योंकि अभी तक शांत था, उसका चेहरा गुस्से में अगले ही पल काला पड़ चुका था। उसने गुस्से में सोफे से खड़े होते हुए कहा, वॉट, तुम जानते हो क्या बकवास कर रहे हो। वो इंडिया में कैसे आ सकता है, और वो इंडिया में करने क्या आया है। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। अचानक से उसे गुस्से में देख सभी बॉडीगार्ड हैरान हो गए। विनाश ने गुस्से में अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी से पता लगाओ किस लिए वो यहाँ है और यहाँ आने का मकसद क्या है। मुझे उसका इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मैं अभी वहां पर आता हूँ। ये कहते हुए उसने तुरंत कॉल कट किया। एक गार्ड को इशारे से अपने पास बुलाया तो गार्ड घबराते हुए उसके पास आया तो उसने वोट को वापस मोड़ने के लिए कहा। सभी गार्ड परेशानों का एक दूसरे को देखने लगे। एक ही घंटे बाद वह समुद्र के किनारे पर उतर चुका था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे टाइम पर फोन पर किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, अभी के अभी हमसे मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर दूसरी तरफ से आदमी ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट हो गया। विनाश सीधा एक कल में बैठा और कर में बैठे ही कहीं के लिए निकल गया। बॉडीगार्ड वही समुद्र पर किनारे पर खड़े हुए थे, वो उन्हें अपने साथ नहीं लेकर गया। आज पहली बार था जब विनाश अपने बॉडीगार्ड के बिना कहीं गया था। यही म्यूजियम में ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देख केशव उसे देखने लगा। ईशानी उसकी बांह को छोड़ते हुए मुंह बनाकर आगे आगे जाने लगी। वहीं उसके पीछे पीछे मुस्कान के साथ उसे देखते हुए चला जा रहा था। उसे पता था कि उसकी बीवी से नाराज हो गई है।
उसने धीरे से किसी को पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए एकदम से अपने बैंक से पकड़ते हुए गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी एक पल के लिए चौंक गई। उसे केशव के ठंडे हाथ अपने कमर पर फील हो रहे थे, जिसे फील करते ही उसकी हल्की सी उसकी सिसकी निकल गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली, अपने होठों पर बाइट कर लिया। अगले ही पल उसकी सांसें तेज होने लगी क्योंकि केशव के हाथ उसकी कमाई पर चल रहे थे। केशव ने उसकी गर्दन को अपने होठों में कसते हुए अपने होठों की पकड़ ऊपर की तरफ ले जाते हुए धीरे से कहा, क्या बात है, मेरी बीवी मुझसे नाराज है? लगता है तुम्हारी नाजगी को दूर करना पड़ेगा। उसकी आवाज इतने पास से अपने कानों पर महसूस करते ही ईशानी के कान लाल होने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। अगले ही पल केशव ने उसके लाल होते कानों को अपने होठों में भर लिया और सक करने लगा। उसकी इस तरह करने से ईशानी ने कस के अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी में भींच दिया। उसकी सांसें लगातार तेज होती जा रही थी, वही लगातार केशव के हाथों की हलचल भी उसकी कमर पर बढ़ती जा रही थी। ईशानी को ऐसा लगाया था कि उसकी पेट पर कोई चूहे कूद रहे हो। एकदम से केशव ने उसे घूरते हुए अपनी तरफ पलटा। ईशानी सीधा उसके सीने से जा लगी। ईशानी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। केशव ने धीरे से उसकी चिन को ऊपर करके उसके चेहरे को अपने करीब किया। वो उसे देखने लगी। कुछ हरकत ना होते देख ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही केशव ने उसके होठों को अपने होठों में कस लिया। वो वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगा। उसकी किस में जुनून बेहद प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसकी जुनून भरी किस ईशानी का सब टूटने लगा। उसके हाथ भी अपने आप केशव के बालों में चलने लगे। वो केशव के किस में पूरा साथ दे रही थी, लेकिन उसकी सांसें छुटती जा रही थी। वो मदहोशी के आलम में खोई हुई सिसकियां भर रही थी। वहीं केशव के हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा आशा चूमते जा रहे थे। दोनों ही दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों की सांस उखड़ने लगी। ईशानी का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो विनाश के सीने पर मारने लगी क्योंकि अब उसे ऐसा वोकेशन हो रही थी। केशव के हाथ उसके सीने में पहुंचे उससे पहले ही ईशानी ने धीरे से उसे अपने आप से अलग कर दिया। वो अपने दोनों हाथ घुटने पर रख गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, वही उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे, जैसे कि उनका खून किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वो तुरंत बाहर की ओर भाग गई। वही केशव की ठंडी निगाहों से उसे देखा और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। वहीं म्यूजियम के दूसरे कोने में एक टेबल के ऊपर आदित्य और समिति बैठे हुए थे। आदित्य शांत नजरों से समिति को देख रहा थी, जो उसी के बगल में उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। उसने धीरे से उसके गाल पर आए उसके बालों को उसके कान के पीछे किया। समिति धीरे से कसमाई और बोली, प्लीज मुझे घर ले चलिए, मुझे अब नहीं चला जाएगा, मुझे नींद आ रही है। ये शंकर आदित्य ने हल्की सी हंसी के उसे देख रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब तो मैं नींद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम उछल छल के म्यूजियम देख रही थी। समिति ने अपनी आंखें खोली और नाराज होते हुए मुंह बनाकर कहा, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं चला जाएगा, प्लीज अब मुझे उठा कर लेता। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब पर। एपिसोड 47। ईशानी ने उठाया केशव का फायदा, सेक्सुअल टच और ईशानी के वाइल्ड थॉट्स। एकदम से केशव ने उसे घूरते हुए अपनी तरफ पलटा। ईशानी सीधा उसके सीने से जा लगी। ईशानी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। केशव ने धीरे से उसकी चिन को ऊपर करके उसके चेहरे को अपने करीब किया। वो उसे देखने लगी। कुछ हरकत ना होते देख ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही केशव ने उसके होठों को अपने होठों में कस लिया। वो वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगा। उसकी किस में जुनून बेहद प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसकी जुनून भरी किस ईशानी का सब टूटने लगा। उसके हाथ भी अपने आप केशव के बालों में चलने लगे। वो केशव के किस में पूरा साथ दे रही थी, लेकिन उसकी सांसें छुटती जा रही थी। वो मदहोशी के आलम में खोई हुई सिसकियां भर रही थी। वहीं केशव के हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा आशा चूमते जा रहे थे। दोनों ही दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों की सांस उखड़ने लगी। ईशानी का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो विनाश के सीने पर मारने लगी क्योंकि अब उसे ऐसा वोकेशन हो रही थी। केशव के हाथ उसके सीने में पहुंचे उससे पहले ही ईशानी ने धीरे से उसे अपने आप से अलग कर दिया। वो अपने दोनों हाथ घुटने पर रख गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, वही उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे, जैसे कि उनका खून किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वो तुरंत बाहर की ओर भाग गई। वही केशव की ठंडी निगाहों से उसे देखा और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। वही म्यूजियम के दूसरे कोने में एक टेबल के ऊपर आदित्य और समिति बैठे हुए थे। आदित्य शांत नजरों से समिति को देख रहा थी, जो उसी के बगल में उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। उसने धीरे से उसके गाल पर आए उसके बालों को उसके कान के पीछे किया। समिति धीरे से कसमाई और बोली, प्लीज मुझे घर ले चलिए, मुझे अब नहीं चला जाएगा, मुझे नींद आ रही है। ये शंकर आदित्य ने हल्की सी हंसी के उसे देख रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब तो मैं नींद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम उछल छल के म्यूजियम देख रही थी। समिति ने अपनी आंखें खोली और नाराज होते हुए मुंह बनाकर कहा, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं चला जाएगा, प्लीज अब मुझे उठा कर लेता। ये कहते उसने आदित्य हुए उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर आदित्य को देखा। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा म्यूजियम के बाहर निकल गया।
केशव और ईशानी पहले ही जा चुके थे, वो दोनों भी अपनी कार में बैठे हैं, वहां से निकल गए। लेकिन तभी उनकी फोटो खींचने के लिए कि दो एक पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी ने, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट के साथ अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए हुआ था, जिससे उसकी शक्ल को पहचान पाना मुश्किल था। उसने एक कमरे में ईशानी और आदित्य की फोटो खींची। उन दोनों के जाते ही वो पेड़ से बाहर निकलते हुए अजीब सी नजरों से अपने कैमरे को देखते हुए बोला, आशीष, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है इन दोनों के बारे में, वैसे भी उनकी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी है, आप मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते हुए वो आदमी वहां से निकल गया। धीरे धीरे रात होने लगी। ईशानी इस वक्त अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। वो सोच रही थी कि वो अंदर जाए या ना जाए। उसके गाल अभी भी थोड़े से लाल हो रखे थे। वो लॉक डोर को देख रही थी। उसे काफी अजीब फीलिंग हो रही थी। उसे बार बार म्यूजियम वाला वो पैशनेट किसी याद आ रहा था, जिसे याद करते ही उसके दिल में मानो झुरझुरी होने लगी। उसने धीरे से शर्मा कर अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, क्या सोच रही है? उसने तुम्हें पहली बार किस तो नहीं किया, पिछली बार भी तो किस किया था ना। इतना मत सोच, अंदर चली जा, ज्यादा कुछ नहीं होगा तुझे, चुपचाप जाकर सो जाना है। वो अपने दिल पर हाथ रख धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर हो गई। लेकिन अंदर के नजारे को देखते हैं उसकी सांसें थम गई। जहां मेरे के सामने ही केशव खड़ा हुआ अपने आप को निहार रहा था, जिसे देख ईशानी का गला सूखने लगा। केशव जो कि इस वक्त शर्टलेस खड़ा हुआ था, ईशानी की नजर में उसकी स्लिम बॉडी पर टिकी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी पर घूम रही थी। उसे एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि पूरा समय यही थम जाए और वो उसकी बॉडी को निहारती रहे। केशव के बाइसेप्स और उसके सिक्स पैक उसकी बॉडी से झांक रहे थे। उसकी हॉट बॉडी किसी भट्टी की तरह तपती हुई ईशानी को महसूस हो रही थी। वो एक बार उसके सलीम पर्सनैलिटी, उसके सिक्स पैक को टच करके देखना चाहती थी। उसकी अपने आप ही केशव की तरफ बढ़ने लगे। उसे ऐसा लगा था कि वो हिप्नोटाइज सी हो चुकी है। वो केशव के पीछे जा चुकी थी और केशव के बेहद करीब। केशव अचानक अपनी कमर पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। उसने ठंडी नजर से मिरर के पीछे देखा तो उसके बेहद करीब ईशानी खड़ी हुई थी, जिसे देख उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पीछे पलट के ईशानी के गाल लाल हुए देखे तो उसके होठों पर विजय मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने उसके चेहरे पर आए बालों को धीरे से उसके कान के पीछे करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? ईशानी जो कि अपनी ही मस्ती में खोई हुई उसके बदन को निहारने में लगी हुई थी। उसने अपने हाथों के मुठ्ठियां भींची हुई थी, क्योंकि उसके हाथ अपने आप ही सामने केशव के सीने की तरफ जाते जा रहे थे। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। जैसे उसने गले के नीचे थूक गटकते हुए होश में आकर कहा, मैं ही, मुझे नींद आ रही थी। लेकिन वो चुप हो गए। उसके पास कहने को कोई शब्द ही नहीं थे। वो अपने होठों पर वाइट करते हुए केशव के सीने पर ही अपनी नजर जमाए हुई थी। केशव धीरे से उसके और करीब आया। उसके कान के पास आते हुए सिड्यूसिंग वॉइस में बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एक पल के लिए ईशानी को न जाने क्या हुआ। उसने दिए से अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल पीछे खींचते हुए अपने आप में बोली, नहीं, मुझे अभी अभी यह सब नहीं करना। केशव को अपने इतने करीब महसूस करते हैं उसके सांस और ज्यादा तेज होने लगी। उसने अपने गुलाबी पड़ते गालों को अपने हाथों से छुपाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, वो मुझे सोना चाहिए अब। ये कहते हुए वो तुरंत बेड की तरफ चली गई। ये देख केशव को हल्की सी हंसी आ गई। ईशानी बेड के दूसरे कोने पर अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर किए सो चुकी थी, लेकिन तभी उसे ब्लैंकेट में हल्की सी हलचल महसूस हुई। केशव ब्लैंकेट में लेटा हुआ था, दूसरी तरफ थी जहां ईशानी सो रही थी। उसने धीरे से ब्लैंकेट के अंदर से हाथ डालते हुए अगले ही पर ईशानी को अपने ऊपर खींच लिया। ईशानी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए केशव को देखा। वो इस वक्त केशव के ऊपर लेटी हुई थी, जहां केशव अभी भी शर्टलेस था। उसका सिर अभी केशव के सीने में छुपा हुआ था। उसने सिर ऊपर किया और कपकपा रहे होठों से कहा, आप क्या कर रहे हैं? केशव ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ईशानी ने अपनी नजरें कहीं और जमाते हुए धीरे से कहा, लेकिन आप ऐसे क्यों सोए हैं? आपको शर्ट पहन के सोना चाहिए ना, आप नाइट सूट पहन लीजिए अपना। वो केशव के ऊपर से उठने को हुई, लेकिन तभी केशव ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ईशानी का चेहरा एकदम से केशव के चेहरे के सामने आ गया। ईशानी को एक बार फिर अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसके नजरें केशव के होठों पर ही टिकी हुई थी, जिन्हें देख उसके होंठ पर जीभ फिराने लगी, जैसे कि वो अपनी ऑक्सीजन मांग रहे हो केशव के होठों से। उसने दिए से अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। केशव ने उसके बेहद करीब आकर सिडेक्टिव वॉइस में कहा, मुझे आज चैन से शर्टलेस होकर सोना है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ सो, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। ये सुनकर ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरान होकर केशव को देखने लगी। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन आप शर्टलेस क्यों सोए हैं? देखिए, इतनी ठंड का मौसम है और आधी रात के बाद तो और ज्यादा ठंड लगने लगती है। मैं नहीं चाहती कि आपको बुखार हो जाए या आपको सर्दी हो जाए। प्लीज शर्ट पहन लीजिए। उस जैसे सब्र नहीं हो रहा था। वो केशव को इस हालत में देखा नहीं पाई थी। उसका कंट्रोल अपने आप से छूटता जा रहा था। केशव ने अपना सिर नामे हिलाया और दोबारा ईशानी के सिर को अपने सीने पर रख लिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, इट्स ओके, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा।
ये कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वही ईशानी जैसे उसका सिर उसकी बॉडी से टकराया, उसके दिल में मानो उसे 440 बोल्ट का झटका लगा हो। उसने धीरे से केशव के सीने पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही केशव आंखें बंद किए हुए ही था। ईशानी इस वक्त उसी के बगल में बैठी हुई उसे निहार रही थी। उसकी नज़र उसके बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक पर अटकी हुई थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए कहा, ओह गॉड, ये इतने हैंडसम क्यों है और मैंने इन्हें इग्नोर कैसे किया पिछले जन्म में। क्या मैं पागल थी जो इतनी हॉट बॉडी वाले हब्बी को छोड़कर उस बेवकूफ विशाल के पास चली थी। नो नो, ही इज नॉट, ही इज एक्सट्रीमली हॉट। मुझे पूरा बदन जलता हुआ महसूस हो रहा है। ये कहते हुए उसने धीरे से केशव के सीने पर अपने हाथ रख दिए। उसके दिल की धड़कन होती जाने से उसके होंठ एक बार फिर कप कप कपाने लगे। उसने एक नज़र केशव को देखा। वो अपने आप से बोली, यही मौका है, उठा ले फायदा, उठा ले। अगर यह जाग गया तो तुझे अपना फायदा उठाने नहीं देगा और ना तू उठा पाएगी। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही उठा ले। ये कहते हुए वो केशव के सीने की तरफ बढ़ने लगी। उसके होंठ किसी भट्टी की तरह तपते हुए महसूस हो रहे थे और जो बार बार सूखते जा रहे थे। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर फिराते हुए धीरे से केशव के सीने पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसके दोनों हाथ इस वक्त केशव के कंधे पर थे और वह बेतहाशा उसके सीने को चूमती जा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे कि कहीं केशव जाग न जाए। उसे टाइम भी लग रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी कशिश अपने अंदर बहती हुई महसूस हो रही थी जो उसे उत्साहित कर रही थी केशव को किस करने के लिए। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 48, ही इज डैम हॉट, मैं लिपस्टिक लगा दूं, मॉर्निंग रोमांस और शशिका का शर्माना। ये सुनकर ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरान होकर केशव को देखने लगी। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन आप शर्टलेस क्यों सोए हैं? देखिए इतनी ठंड का मौसम है और आधी रात के बाद तो और ज्यादा ठंड लगने लगती है। मैं नहीं चाहती कि आपको बुखार हो जाए या आपको सर्दी हो जाए। प्लीज शर्ट पहन लीजिए। उस जैसे सब्र नहीं हो रहा था। वो केशव को इस हालत में देखा नहीं पाई थी। उसका कंट्रोल अपने आप से छूटता जा रहा था। केशव ने अपना सिर नामे हिलाया और दोबारा ईशानी के सिर को अपने सीने पर रख लिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, इट्स ओके, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वही ईशानी जैसे उसका सिर उसकी बॉडी से टकराया। उसके दिल में मानो उसे 440 बोल्ट का झटका लगा हो। उसने धीरे से केशव के सीने पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही केशव आंखें बंद किए हुए ही था। ईशानी इस वक्त उसी के बगल में बैठी हुई उसे निहार रही थी। उसकी नज़र उसके बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक पर अटकी हुई थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए कहा, ओह गॉड, ये इतने हैंडसम क्यों है और मैंने इन्हें इग्नोर कैसे किया पिछले जन्म में। क्या मैं पागल थी जो इतनी हॉट बॉडी वाले हब्बी को छोड़कर उस बेवकूफ विशाल के पास चली थी। नो नो, ही इज नॉट, ही इज एक्सट्रीमली हॉट। मुझे पूरा बदन जलता हुआ महसूस हो रहा है। ये कहते हुए उसने धीरे से केशव के सीने पर अपने हाथ रख दिए। उसके दिल की धड़कन होती जाने से उसके होंठ एक बार फिर कप कप कपाने लगे। उसने एक नज़र केशव को देखा। वो अपने आप से बोली, यही मौका है, उठा ले फायदा, उठा ले। अगर यह जाग गया तो तुझे अपना फायदा उठाने नहीं देगा और ना तू उठा पाएगी। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही उठा ले। अब आगे, ये कहते हुए वो केशव के सीने की तरफ बढ़ने लगी। उसके होंठ किसी भट्टी की तरह तपते हुए महसूस हो रहे थे और जो बार बार सूखते जा रहे थे। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर फिराते हुए धीरे से केशव के सीने पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसके दोनों हाथ इस वक्त केशव के कंधे पर थे और वो बेतहाशा उसके सीने को चूमती जा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे कि कहीं केशव जाग न जाए। उसे टाइम भी लग रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी कशिश अपने अंदर बहती हुई महसूस हो रही थी जो उसे उत्साहित कर रही थी केशव को किस करने के लिए। वो लगभग 10 मिनट तक केशव को किस करती हुई अब उसके लिए किस करना मुश्किल हो चुका था। उसके होंठ दर्द करने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा, हशिश, इतना ठीक है, इससे ज्यादा की लालच मत कर वरना यह इंसान जाग जाएगा अगर कुछ और करेगी तो। ये कहते हुए उसने शर्माते हुए केशव को देखा और धीरे से अपना सिर एक बार से केशव के सीने पर रखा। उसकी कमर में अपनी बाहें डालें, अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे सुकून की नींद आने वाली थी और जैसा हुआ भी, कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह पाठक हवेली। ईशानी ने धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सामने केशव का हैंडसम फेस आ गया। केशव अभी भी सोया हुआ था। वही उसके ऊपर सिर रखे हुए सो गई थी। उसकी एक टांग केशव के पैरों में फंसी हुई थी। ये सोचते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने केशव को देखा। एक बार फिर उसके दिल की धड़कन में तेज होने लगी। सूरज की रोशनी के पड़ने से केशव इस वक्त काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। ऊपर से उसकी बॉडी शर्टलेस, उसकी बॉडी जिसे देख ईशानी का गला एक बार फिर सूखने लगा। उसने धीरे से अपने होठों पर वाइट करते हुए कहा, यह इंसान मुझे पागल करके मानेगा। ही इज डैम हॉट, क्या यह मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है? ये कहते हुए वह अपने आप ही केशव के ऊपर झुकने लगी। उसकी नजरें केशव होठों पर टिकी हुई थी। उसने शर्माते हुए कहा, यह इतना हॉट क्यों है और इसके ये होंठ, आई वाना टेस्ट देयर।
ये कहते हुए उसने केशव की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपने होंठ केशव के होठों पर रख दिए। वो पोलाइट तरीके से उसके होठों को किस करने लगी। उसके दोनों हाथ इस वक्त केशव के सीने पर थे। वो उसके सीने पर बैठी हुई थी और केशव के होठों को चूमे जा रही थी। धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगा और वो थोड़ी वाइल्ड होने लगी। तभी अचानक से उसे अपने कमर पर केशव के हाथ, ठंडे हाथ महसूस हुए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर केशव की आंखों में देखा। उसकी आंखें खोलते ही केशव ने उसकी गर्दन में हाथ डाले और ईशानी को बेदर्दी से किस करना स्टार्ट कर दिया। ईशानी शायद इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी सांसें अगले ही पल उखड़ने लगी, लेकिन वह केशव के इस तरह फ्रेंच किस करने से मदहोश होती जा रही थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। लगभग 10 मिनट तक ईशानी को पैशनेट तरीके से किस करने के बाद केशव ने धीरे से उसके होठों से अपने होठों आजाद किया और एकदम से उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए उसके पीठ को सहलाते बोला, डीप ब्रेथ बेबी, डीप ब्रेथ। ईशानी, जो कि उसके सीने पर अपना सिर रखे हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसके होंठ हल्के से सूज चुके थे। केशव ने काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से उसे किस किया था। ईशानी का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वह बिना कुछ कहे केशव के सीने पर अपना सिर रखे अपनी आंखें बंद किए सांस ले रही थी। वहीं केशव शांत नजरों से उसके फेस को देख रहा था। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ देखते हुए अपने आप से कहा, बेबी डॉल, तुम सच में मासूम हो। लिटिल वाइफ, तुम बार बार मेरे करीब आ जाती हो ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें हट कर सकता हूँ। क्या इतना ज्यादा प्यार करने ही लगी हो अपने पति से? पर क्या करूं मैं, चाम भी ऐसा है कि तुम अपने आप को मुझसे दूर कर ही नहीं सकती। ये कहते हुए उसे अपने आप पर प्राउड फील होने लगा, जहां उसने खुद ईशानी को मजबूर कर दिया था अपने आप को किस करने के लिए। उसे ईशानी के गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। एक बार फिर उसका कंट्रोल छूटने लगा, लेकिन उसने अपने आप पर जैसे जैसे कंट्रोल किया। आधे घंटे बाद ईशानी चेंजिंग रूम के बाहर निकली, जहां केशव कमरे में नहीं था। ये देखकर उसने कहा कि सांस ली। उसे धीरे से अपने होठों को टच करते हुए मिरर में देखा। उसके होंठ हल्के से सूज चुके थे, जिन्हें देख शर्म से उसके गाल लाल होने लगे और कान हल्के से गर्म हो गए। उसने धीरे से अपनी गाल पर थपथपाते हुए कहा, ईशानी, तू ही बेवकूफ थी। क्या जरूरत थी उसे किस करने की? क्या तुझे नहीं पता वो कितने बेदर्दी से किस करते हैं? बेदर्द कहीं के, ये जानते हैं कि मुझे परेशान कैसे करना है। उसे काफी शर्म रही थी। वो धीरे से मिरर के सामने बैठी और अपना मेकअप करते हुए लिपस्टिक लगाने लगी, लेकिन तभी उसके कमरे का डोर ओपन हुआ। उसने मिरर में पीछे देखा, जहां उसके पीछे ही केशव खड़ा हुआ था, जो डेविल मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। वो अचानक से लिपस्टिक लगाते लगाते रुक गई। केशव एकदम से उसके करीब आया और घुटनों के बल आकर उसके सामने बैठ गया। ईशानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। केशव ने उसके हाथ से लिपस्टिक लेते हुए कहा, लाओ मैं लगाता हूं, तुम्हें लिपस्टिक लगानी भी नहीं आती। ये कहते हुए उसने एक हाथ से उसकी चिन को पकड़ा और दूसरे हाथ से लिपस्टिक उसके होठों के करीब ले जाने लगा। ईशानी के गाल लाल पड़ने लगे। उसकी नजर केशव की नजरों पर ही थमी हुई थी, जो एक अजीब सी कशिश और हसरत अपनी आंखों में लिए उसके होठों को देख रहा था। उसे इस तरह देखते पाकर ईशानी को धड़कनें बेचैन करने लगी। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया, लेकिन अगले ही पल केशव ने फिर से उसके चिन को ऊपर किया और सिडक्टिव वॉइस में उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, अपने होठों को खोलो वाइफ, वरना मैं लिपस्टिक कैसे लगाऊंगा। ईशानी ने दिए से अपने होंठ आजाद किया। उसके होंठ कांप रहे थे। केशव ने दिए से उसके होठों पर लिपस्टिक लगाकर स्टार्ट कर दी, लेकिन उसका खुद का कंट्रोल अपने आप पर से छूटता जा रहा था। उसके हिम्मत जवाब देती जा रही थी। जैसे तैसे उसने लिपस्टिक लगाई। ईशानी ने मुस्कुराते हुए मिरर में अपने आप को देखा और केशव को देखकर बोली, आप बताइए ना, लिपस्टिक कैसी लगी है? यह अच्छी तो है ना? केशव ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसे तो यही सुनना था। उसने अगले ही पल उसकी कमर को होल्ड करते हुए उसके ऊपर झुककर कहा, उसे तो टेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी लिपस्टिक कैसी है। ये कहते ही ईशानी कुछ समझ पाती, अगले ही पल उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। केशव ने उसके होठों पर होठों को कसे किस करने लगा, जैसे कि उसके होठों पर लगी सभी लिपस्टिक को चूस रहा हो और उसके होठों से निकाल रहा हो। वो हल्के हल्के बाइट कर रहा था और ईशानी की सिसकियां निकल रही थीं। लगभग 5 मिनट बाद उसने धीरे से अपने होंठ आजाद किया। अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, हम लिपस्टिक का टेस्ट काफी अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा टेस्ट कर सकता हूँ। उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वह ईशानी को टीज कर रहा था। वही ईशानी ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए नाम से हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे आप कोई लिपस्टिक चेक नहीं करवानी। आप सच में बेशर्म हो। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे आपके हाथों से लिपस्टिक नहीं लगवानी। ये सुनकर केशव की हंसी छूट गई। वो तुरंत कमरे के बाहर निकल गया। वहीं ईशानी शर्माते हुए अपने टमाटर जैसे गाल को मिरर में देखने लगी। केशव ऑफिस जा चुका था। वो ईशानी कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोनी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट से के अंदर इस वक्त शासिका खड़ी हुई थी, जिसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह हैरान होकर लिफ्ट को देख रही थी, जो कि टॉप फ्लोर पर जा रही थी, जहां मोनी का केबिन बना हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसका दिल जोरों से धड़का था और कुछ नहीं। अचानक से लिफ्ट रुकी और टॉप फ्लोर पर उसने अपने कदम रखे। वो इस वक्त मोनी के केबिन के बाहर खड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन शासिका, तुम खंडेलवाल परिवार की बेटी हो, इतना नर्वस होना ठीक नहीं है। बस उनके सामने जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना है।
ये कहते हुए उसने कसके अपनी आंखें बंद की और केबिन के अंदर अपने कदम रख दिए, जहां सामने ही हेड चेयर के ऊपर बैठी मोनी एक फाइल को रीड कर रही थी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट करें।